Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. स्टूडेंट्स, अगर आप KVS PRT टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस टॉपिक से डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे ढंग से समझ लिया तो आपका स्कोर पक्का बूस्ट होगा। हाँ बिल्कुल। और आज के इस खास डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मास्टर क्लास को डिकोड कर रहे हैं उसका नाम है KVS एनवायरनमेंट मास्टरी। ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो पर्यावरण के विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं। सही कहा। आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि चीजों के पीछे के क्यों और कैसे को समझना है। सेशन में गहराई तक जाने से पहले एक बार स्मार्ट रोड मैप देख लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल, एक रोड मैप बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे इकोसिस्टम और एक्वेरियम का विज्ञान। इसके बाद देखेंगे ऊर्जा का खेल, जहां हम 10% के नियम को डिकोड करेंगे। हाँ, और फिर हम एक बहुत ही छिपे हुए खतरे यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पर बात करेंगे। और फाइनली एग्जाम में जहां से सबसे ज्यादा ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ओजोन परत और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी कुल्हड़ की कहानी, उसे कवर करेंगे। तो चलिए सीधा अपनी पहली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। देखिए, अगर इसकी सबसे सरल डेफिनेशन की बात करें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैविक जीव और अजैविक भौतिक परिवेश एक साथ काम करते हैं। मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। जैविक मतलब सारे जीवित जीव, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान। जी, और अजैविक मतलब हमारा निर्जीव परिवेश, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और सूरज की रोशनी। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इकोसिस्टम 2 तरह के होते हैं। अगर हम दोनों की तुलना करें तो लेफ्ट साइड देखिए, प्राकृतिक इकोसिस्टम, जैसे घने जंगल या तालाब, ये खुद को संभाल सकते हैं। हाँ, प्रकृति ने इन्हें सेल्फ सस्टेनिंग बनाया है। और राइट साइड देखें, कृत्रिम इकोसिस्टम, जो पूरी तरह से इंसानों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि बगीचे या खेत। और यहीं से हमारा एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आता है, एक्वेरियम। एग्जैक्टली। एक साधारण एक्वेरियम को जिंदा रखने के लिए सिर्फ पानी और मछलियां काफी नहीं है। एग्जैक्टली। एग्जाम में यहीं से ट्रिक आती है। एक्वेरियम एक मानव निर्मित यानी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें एरेटर यानी ऑक्सीजन पंप, मछली का भोजन और जलीय पौधों का होना अनिवार्य है। क्योंकि अगर एरेटर नहीं होगा तो बंद पानी में ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। और इसी इकोसिस्टम में एक और बहुत क्रूशियल हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आप अपघटकों यानी डिकम्पोजर्स की बात करें? जी हाँ, इम्पॉर्टेंट। याद रखें, अगर एग्जाम में पूछें कि सबसे महत्वपूर्ण सफाई कर्मी कौन है, तो वो यही अपघटक हैं जिनमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया और कवक आते हैं। अगर ये ना हो तो सोचिए क्या होगा, पूरी दुनिया में कचरे और मृत शरीरों का एक अंतहीन पहाड़ बन जाएगा। बिल्कुल, ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी को पोषक तत्व लौटाते हैं। इस प्रक्रिया को रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल कहा जाता है। सही कहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली हेडिंग पर, ऊर्जा का खेल यानी फ्लो ऑफ एनर्जी। इसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। ये खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के विभिन्न पोषी स्तरों से होकर ऊर्जा का गुजरना है। मतलब सबसे निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं पिरामिड संकरा होता जाता है। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये ऊर्जा फ्लो कैसे करती है। इसका सबसे बड़ा नियम है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक तरफा। जो ऊर्जा सूरज से पौधों में आ गई वो वापस सूरज के पास नहीं जा सकती। एग्जैक्टली, कभी वापस नहीं लौटती। और ये जो ऊर्जा आगे बढ़ती है, इसका अमाउंट कितना होता है, यहीं पर आता है हमारा रैंक बूस्टर। बिल्कुल, ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। पौधे लेते 1 हैं, देते 10 हैं। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। मतलब पौधे सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% हिस्सा लेते हैं। जी, सिर्फ 1%। लेकिन जब कोई शाकाहारी जीव उस पौधे को खाता है तो उस लेवल की कुल ऊर्जा का सिर्फ 10% ही अगले पोषी स्तर तक पहुंच पाता है। इसे ही 10% लॉ कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, बाकी के 90% ऊर्जा कहाँ जाती है? वो गायब नहीं होती,
बल्कि खर्च हो जाती है। उस 90% ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा वातावरण में हीट के रूप में नष्ट हो जाता है और बाकी पाचन या सांस लेने जैसे कामों में इस्तेमाल हो जाता है। इसीलिए प्रकृति में फूड चेन आमतौर पर सिर्फ 3 या 4 कदम लंबी होती है। इम्पॉर्टेंट, याद रखिए, भारी ऊर्जा के नुकसान के कारण चौथे स्तर के बाद ऊर्जा बचती ही नहीं है। इसीलिए सीधी रेखा के बजाय शाखाओं वाली श्रृंखलाएं बनती हैं, जिसे फूड वेब या खाद्य जाल कहते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये। अब एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले टॉपिक की हेडिंग लेते हैं, जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसकी डेफिनेशन पर गौर कीजिए। ये खाद्य श्रृंखला के हर पोषी स्तर पर गैर बायोडिग्रेडेबल रसायनों का लगातार जमा होना है। जैसे हम जो फल सब्जियां बाजार से लाते हैं, लोगों को लगता है कि उन्हें सिर्फ धोने से कीटनाशक साफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि खेतों में जो कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं वो नष्ट नहीं होते। वे पानी के साथ मिट्टी में जाते हैं और पौधे उन्हें अपनी जड़ों से सोख लेते हैं। तो वो रसायन फल के छिलके पर नहीं बल्कि उसके अंदर के ऊतकों में पहुंच जाते हैं। जी हाँ, और ऊर्जा के बिल्कुल विपरीत ये रसायन हर लेवल पर कम होने की बजाय बढ़ते जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किससे होता है? यहीं पर हमारा आज का दूसरा रैंक बूस्टर आता है। बिल्कुल, ये पॉइंट आपको भीड़ से अलग करेगा। टॉप पे इंसान, सबसे ज्यादा नुकसान। मतलब इंसान फूड चेन के सबसे ऊपरी स्तर पर बैठे हैं, हम सब कुछ खाते हैं। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इसीलिए हमारे शरीर में इन हानिकारक रसायनों की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जमा हो जाती है। ये जानकारी वाकई डराने वाली है। अब आते हैं हमारी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग पर, ओजोन परत का रहस्य और कचरा प्रबंधन। ओजोन यानी O3, इसका चरित्र बड़ा ही दोहरा है। अगर डेफिनेशन देखें तो जमीनी स्तर पर यह एक डेडली पॉइजन है, एक घातक जहर। लेकिन वही गैस जब ऊपरी वायुमंडल में होती है तो हमारी एसेंशियल शील्ड बन जाती है। इसके पीछे का विज्ञान देखें। उच्च ऊर्जा वाली यूवी किरणों ऑक्सीजन को तोड़कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती हैं, और वो स्वतंत्र परमाणु O2 के साथ मिलकर O3 यानी ओजोन बना देता है। बिल्कुल, और यही ओजोन हमें सूरज की उन किरणों से बचाती है जो स्किन कैंसर का कारण बन सकती हैं। लेकिन 1980 के दशक में CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने इस परत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। हाँ, जो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होते थे। एग्जाम में यहाँ से सीधा सवाल आता है। 1987 के UNEP के ऐतिहासिक समझौते ने दुनिया भर में CFC उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोक दिया था। ये पर्यावरण को बचाने का एक बहुत बड़ा कदम था। और अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो एक बुनियादी सवाल दिमाग में आता है। क्या सवाल? कि अगर बैक्टीरिया सब कुछ सड़ा सकते हैं तो वो प्लास्टिक क्यों नहीं खा सकते? इसका जवाब जीव विज्ञान के एक सख्त नियम में है। इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम्स विशिष्ट होते हैं। मतलब बैक्टीरिया के पास फलों के छिलके पचाने की चाबी तो है, लेकिन प्लास्टिक का ताला खोलने की कोई चाबी नहीं है। एग्जैक्टली। इसी से जुड़ी है हमारी कुल्हड़ वाली बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी। हाँ, भारतीय रेलवे की कहानी। पहले ट्रेनों में अस्वच्छ प्लास्टिक गिलास इस्तेमाल होते थे, फिर प्रदूषण फैलाने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप आ गए, और उसके बाद एक बहुत ही इको फ्रेंडली समाधान लाया गया, मिट्टी के कुल्हड़। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बंद क्यों करना पड़ा? क्यों? क्योंकि हर दिन करोड़ों कुल्हड़ बनाने के लिए खेतों की उपजाऊ ऊपरी मिट्टी यानी फर्टाइल टॉप सॉइल की खुदाई हो रही थी। मतलब प्लास्टिक रोकने के चक्कर में हम अपनी सबसे उपजाऊ मिट्टी खो रहे थे। बिल्कुल, इसीलिए आज हम पेपर कप का इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि कोई भी समाधान बड़े पैमाने पर अलग नतीजे दे सकता है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, लेफ्ट साइड देखिए, क्विक रिवीजन कीवर्ड्स। पहला, एक्वेरियम एक कृत्रिम इकोसिस्टम है जिसे एरेटर चाहिए। दूसरा, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। तीसरा, जैविक आवर्धन में टॉप लेवल पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। चौथा, ओजोन रक्षा करती है और 1987 के यूनेप समझौते ने इसे बचाया। और पांचवां, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं। और हमारी आज की मेमोरी ट्रिक है, पौधे लेते 1 हैं, देते 10 हैं, और टॉप पे इंसान सबसे ज्यादा नुकसान। बहुत बढ़िया। अब वक्त है हमारे MCQ सेक्शन का। देखते हैं एग्जाम में सवाल कैसे फ्रेम होते हैं। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 1, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एक्वेरियम को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें से क्या अनिवार्य है? A,
सिर्फ साफ पानी, बी एरेटर और जलीय पौधे, सी केवल रंगीन मछलियां, डी सजावटी पत्थर। हमें ने अभी डिस्कस किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एरेटर पानी में घुलित ऑक्सीजन प्रदान करता है जो बंद इकोसिस्टम के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए बहुदिशीय, बी द्विदिशीय, सी चक्रीय, डी एक तरफा। ये तो हमारा सबसे बड़ा नियम है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऊर्जा हमेशा यूनिडायरेक्शनल यानी एक तरफा फ्लो करती है, वो कभी स्रोत की ओर वापस नहीं लौटती। सही कहा। अब देखते हैं तीसरा सवाल। प्रश्न संख्या 3, जैविक आवर्धन के कारण गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों की अधिकतम सांद्रता कहाँ जमा होती है? ए उत्पादकों में, बी प्राथमिक उपभोक्ताओं में, सी अपघटकों में, डी शीर्ष मांसाहारी या इंसानों में। हमारा रैंक बूस्टर याद कीजिए स्टूडेंट्स। सही उत्तर है ऑप्शन डी। टॉप लेवल पर बैठे इंसानों में इसका सबसे ज्यादा जमाव होता है। बिल्कुल। अब हमारा चौथा प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए यूएनईपी का ऐतिहासिक समझौता किस वर्ष हुआ था जिसने सीएफसी उत्पादन को फ्रीज कर दिया? ए 1980, बी 1986, सी 1987, डी 1992। साल और लेवल दोनों याद रखने हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1987 में यह समझौता हुआ था जिसने 1986 के स्तर पर उत्पादन को रोका था। एकदम सही। और अब हमारा आखिरी सवाल। प्रश्न संख्या 5, पर्यावरण के अनुकूल माने जाने के बावजूद भारतीय रेलवे में कुल्हड़ के व्यावसायिक उपयोग को क्यों हतोत्साहित किया गया? ए ये बहुत महंगे थे, बी ये भारी थे, सी उपजाऊ ऊपरी मिट्टी का भारी नुकसान हो रहा था, डी ये आसानी से टूट जाते थे। आइल टॉप सॉइल का भारी नुकसान हो रहा था। बहुत ही शानदार और पावरफुल सेशन रहा आज का। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। बिल्कुल। आज हमने इकोसिस्टम के बैलेंस से लेकर वेस्ट मैनेजमेंट तक सब कुछ डिकोड किया है। सेशन खत्म करने से पहले आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। हमने चर्चा की कि बैक्टीरिया प्लास्टिक को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके एंजाइम विशिष्ट होते हैं। जी हाँ। लेकिन सोचिए, अगर भविष्य में वैज्ञानिक लैब में कोई ऐसा एंजाइम विकसित कर ले जो प्लास्टिक को ठीक वैसे ही पचा सके जैसे अपघटक फलों के छिलकों को पचाते हैं, तो क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या ये हमारी कचरा प्रबंधन की समस्या का अंतिम समाधान होगा या प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ का एक नया और भयानक खतरा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, सोचने वाला विषय है। वीडियो पसंद अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।